नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। वो एक चिराग है हर गाम रोशनी की अमीन, वो एक चिराग है हर गाम रोशनी की अमीन, अंधेरा उसकी शुआओं में छिपता जाता है। रक्स और मौसीकी का बेजोड़ सितारा, सूफी का रंग कुछ यूं शामिल है जैसे जिस्म में रूह। उन्होंने कथक के पारंपरिक अंदाज को अपनाते हुए उसमें सूफियाना आमेजिश को बखूबी अपनाया और सूफी कथक की अद्भुत कॉन्सेप्ट से दर्शकों को आशना करवाया। खूबसूरत शख्सियत की मालिक मंजरी चतुर्वेदी हैं हमारी आज की मेहमान। चापती लप सब छीन ले, चापती लप सब छीन ले। सूफियाना महफिलें, सूफियाना रंग, हर रंग का अंदाज मुख्तलिफ, निर्गुण निराकार भक्ति धारा पर आधारित नृत्य विधा। सूफी कथक और मंजरी चतुर्वेदी आज के वक्त में एक दूसरे की पर्याय बन चुके हैं। रुड़की कलिया शरीफ की आपकी पैदाइश रही और रूहानियत का रंग यहीं से शामिल हुआ जिंदगी में। बचपन से नृत्य सीखने का जुनून कब जिंदगी का अहम हिस्सा बना ये याद ही नहीं रहा। और इसमें उनका साथ दिया उनके परिवार ने। दरगाहों, खानकाहों और सूफी साहित्य को अपने अंदर यूं जज्ब किया कि रोशनी से सिलसिला जुड़ गया। तभी तो मंजरी चतुर्वेदी के नृत्य में तसव्वुफ का रंग देखते ही बनता है। अपनी इस तलाश में वो देश के साथ विदेशों में मौजूद बुजुर्गों की बारगाह में भी पहुंची। हर अंग कली का खिल जाएगा, हर अंग कली का खिल जाएगा, इन फूलों पर तेरी जवानी होगी। मंजरी चतुर्वेदी ने अपने रक्स के जरिए अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों में बहुत पुरानी और नायाब सूफी कलाम को अपने रक्स के जरिए बेहद सलीके से पेश किया। मंजरी चतुर्वेदी की हर प्रस्तुति का रंग बेमिसाल रहा और उनके इस प्रयास को, कोशिश को वक्त ब वक्त सराहा भी गया। तसव्वुफ जिसके मायने हैं उसकी राह में खुद को मिटाना और उसका हो जाना, यही कैफियत की खूबसूरत अदायगी है मंजरी चतुर्वेदी के नृत्य में और उनका पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। बहुत बहुत खुशामदीद मंजरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके उस अद्भुत कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग कुछ समझ पाएंगे जिसे सूफी कथक के नाम से कहते हैं। लेकिन शुरुआत आप ही के अपने बचपन, आप ही के अपने छुटपन से करना चाहेंगे। यकीनन छुटपन एक ऐसी चीज़ है जो आज भी याद आती होगी, तो कुछ उस वक्त के बारे में बताइए, माँ बाबा के बारे में बताइए। जैसा कि मैं कहूँ कि मेरी जो पैदाइश है वो रुड़की की है, अगर कहा जाए तो कलिया शरीफ से जुड़ी हुई। उसके बाद हम रहे लखनऊ में। तो अब जब मैं आपसे कहूँ कि ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक तरह से मौसीकी, नृत्य सब बहुत उस जगह के रोम रोम में बसा हुआ है, पर जो मेरी पैदाइश है वो एक ऐसे परिवार में है जहाँ पर म्यूज़िक और डांस से कोई संबंधित नहीं था। मेरे वालिद जो हैं IIT रुड़की में प्रोफेसर रह चुके थे। बचपन में मुझे कभी ऐसा याद नहीं पड़ता कि अगर मैंने कोई चीज़ कही हो कि मुझे ये सीखना है या ये करना है, तो कभी मुझे ये कहा गया हो कि नहीं, ये आप नहीं कर सकती। उसी माहौल में, क्योंकि लखनऊ में हम लोग रह रहे थे और वहाँ पर नृत्य और संगीत
लड़कियों को सिखाया जाता है एक तरह से कि वो अपनी परंपराओं से जुड़ी रहें। मुझे लगता है कि मेरी मदर के जहन में शायद ऐसी ही कोई बात रही होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन थी, हम दोनों को नृत्य की कहना चाहिए शिक्षा शुरू कराई। मेरी बहन ने तो कुछ महीनों बाद छोड़ दिया, पर मुझे कुछ ऐसा जुनून सा सवार हो गया था नृत्य का, फिर वो रुका नहीं कभी। और बाकायदा आपने फिर कथक की तालीम ली और आप उसमें पारंगत हुई, लेकिन फिर आपका नाम जुड़ जाता है सूफ़ी कथक से। तो ये जो सफ़र रहा, ये जो एक पारंपरिक कथक से सूफ़ी कथक तक के आने का, इसके बारे में कुछ बताइए। ज़ाहिर है, जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं लखनऊ में थी तो कथक एक बहुत अभिन्न अंग है लखनऊ का, और मैंने भी कथक में शिक्षा ली। मैं कव्वाली सुनती थी, धीरे धीरे मुझे सूफीज़म में इंटरेस्ट हुआ, और उसके बाद मैंने बहुत पढ़ा उस पर, सूफ़ी थॉट पर, और कहीं मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा थॉट है जिस पर अगर मैं नृत्य करती हूँ तो वो उस खूबसूरती को बयां करेगा जो एक नृत्य करने से एहसास होता है, और कहीं चल के वो एक अपने आप एक सामंजस्य सा बैठ गया। फिर उस पर मैंने रिसर्च करना शुरू करा, और वो सूफ़ी कथक एक डांस फॉर्म का शेप लेकर निकला। सूफ़ी कथक के जितना हम लोग जान पाए हैं, उसमें जो भाव भंगिमाएँ होती हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, जो अमूमन और कथक में हम देखते हैं। जी, कुछ बताइए, और अगर कुछ दिखा सकें और कुछ हम लोगों की ऑडियंस के लिए पेश कर सकें तो। कि हमारे जितने इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जिनमें कथक भी है, भरतनाट्यम सब हैं, ये सब सगुन भक्ति प्रधान हैं, जिसमें कि भगवान का एक रूप होता है। अगर डांसर ने ये बनाया तो आपको पता है वो कृष्ण की स्टोरी आपको सुना रहे हैं। एक और जो भक्ति का एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं निर्गुण भक्ति, ये निर्गुण भक्ति पर कोई भी डांस इंडिया में अभी हमारे क्लासिकल डांसेस में बेस्ड नहीं था। सूफ़ी कथक एक ऐसा नृत्य है जो निर्गुण भक्ति प्रधान है, जिसमें हम उस परमात्मा की बात करते हैं जिस परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, और वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है। तो निर्गुण भक्ति हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में तो बहुत कहना चाहिए एक्सप्लोर हुई। कुमार गंधर्व जी का पूरा एक बहुत बड़ा काम है निर्गुण भक्ति पर। तो जाहिर है कि जब हम उसकी बात करते हैं तो भाव भंगिमाओं में भी फ़र्क आता है। अब जैसे अगर आपने देखा हो, जो एक और सूफ़ी नृत्य वर्ल्ड में है जो वर्लिंग दरवेश कहलाते हैं, हाँ। जो टर्की में फॉलो करते हैं, मौलाना रूम के फॉलोअर्स। अब वो जब एक वर्लिंग मेडिटेशन, मूविंग मेडिटेशन करते हैं, तो उनका एक जेस्चर होता है जो वो हाथ ये रख के करते हैं। जब हम सूफ़ी कथक में वर्लिंग करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं रखते हैं, क्योंकि हम पोइट्री को डोमिनेंट कर देते हैं। अगर उस वर्लिंग में जिक्र हो रहा है कि एरी सखी मोरे पिया घर आए, मान लीजिए वो कव्वाली चल रही है, तब उसमें अगर जिक्र हो रहा है तो अगर हम सखी का कुछ दिखा रहे हैं तो हम इंडियन क्लासिकल मुद्राएं यूज़ करेंगे, तो हम ये भी लेकर वर्लिंग कर सकते हैं। ओके। हाँ, अब अगर हम उसकी खुशी जाहिर कर रहे हैं तो हम ये भी लेकर वर्लिंग कर सकते हैं कि वो एक खुशी का जेस्चर है। अगर हम उसका विरह दिखा रहे हैं, पर ये सब वर्लिंग के दौरान चल रहा है, वो जब भ्रमरी चक्कर हो रहा है उसी में मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब जब हम विरह दिखा रहे हैं तो वो एक पोज आता है जो ये आता है, तो ये लेकर भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ दर्शा रहे हैं, हम कौन से सूफ़ी संत का क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो हम उस वर्लिंग को उस मूवमेंट से स्ट्रक्चर करते हैं। मंजरी, अगर देखा जाए तो जब आप इस सूफ़ी कॉन्सेप्ट को लेकर आई तो यकीनन आपने खानकाहों का भी दौरा किया होगा, ज़रूर। दरगाहों पर भी गए होंगे। कोई यादगार वाक़या आता है कि आप याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, जब आपको
ये लगा कि बस यही है दुनिया? बाबा बुल्ले शाह नाचते थे, सब जानते हैं, और उन्होंने कलाम भी लिखा, तेरे इश्क नचाया थैया थैया। उनके बारे में एक कहानी भी है कि जब उनके पीर नाराज़ हो गए थे तो वो एक डांसर के पास गए, उन्होंने उससे नाच सीखा, फिर एक औरत के भेष में आए और अपने पीर के सामने नाचे, उनके पीर खुश हुए। पूरी स्टोरी है। पर आज की तारीख में जब मैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 13th सेंचुरी, 700-800 साल, पर आज अगर मैं बाबा बुल्ले शाह का नृत्य लोगों तक पहुंचाना चाहूँ तो मेरे पास कहीं कोई रिकॉर्डेड फैक्ट्स नहीं है कि बाबा ऐसे नाचते थे। ओके। हाँ, तो वो मूवमेंट्स मुझे ढूंढने पड़े। इस सिलसिले में मैं दरगाहों पर जाकर लोगों से पूछती हूँ, जानना चाहती हूँ। मैं पानीपत में अबू अली शाह कलंदर साहब की दरगाह है, मैं वहाँ गई, बैठे हुए थे चुपचाप, तब तक एक ऐसी जनाब आए, ऐसी मलंग जैसे लग रहे थे। मैं शांति से बैठी थी, कोई ना मेरी बात हुई ना कुछ। मुझसे कहते हैं धमाल देखना चाहेंगी? मैंने कहा। बोले कुछ फ़कीर आए हुए, देखेंगे? मैंने कहा ज़रूर। मैं चुपचाप उठ के चली गई जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया, मैं वहाँ बैठ गई। तो वो आए, कुछ 4-5 फ़कीर थे, उन्होंने अपना धमाल करना शुरू करा, वो अपना नाच रहे थे, कुछ कर रहे थे। मैं देखती रही चुपचाप। फिर ऐसे ही मैंने उन जनाब से पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि बाबा कैसे नाचते थे? तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, कहते हैं बाबा तो ये करते थे। अब आज की तारीख में मुझे नहीं मालूम वो कौन था। मैं जब बाबा बुल्ले शाह का कलाम करती हूँ खुद, मैं ये मूवमेंट ज़रूर करती हूँ। कोई मुझसे ये कहे कि ये ऑथेंटिकेटेड फैक्ट का आप मुझे डिटेल बताइए, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और ना मैं जवाब चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आज मैं कोई चीज़ की खोज कर रही हूँ तो ये कायनात मुझे कहीं ना कहीं से देगी। कैसे देगी ना आप जानती हैं ना मैं जानती हूँ, पर वो मुझे भेजेंगी। अब उन्होंने मुझे उस दरगाह पर उस जने के थ्रू एक मूवमेंट भेजा, और वो बिल्कुल, वो मेरे उसको सजा संवा के अपने पास रख लिया। मंजरी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने इतने सालों से आपके इस संघर्ष को और आपकी इस मेहनत को देखा है और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाना चाहेंगे उनका क्या कहना रहा आपके लिए? आइए देखते हैं। मंजरी, तुम्हारे बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, तो सोच नहीं पा रही कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हारा रुझान जो है डांस की तरफ देखा, हालांकि हम लोगों के परिवार में इस तरह से क्लासिकल नृत्य के लिए कोई नहीं था। शुरू में बड़ा अजीब लग रहा था कि लड़की किधर की तरफ झुक रही है, पर तुम्हारे पापा को बहुत विश्वास था। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया कि नहीं, जिस तरफ ये जा रही हो उधर ही जाने दो। शुरू से तुम में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो एक तो गंभीरता और एक लगन, उसी का ये परिणाम था कि आज तुम जिस जगह पर खड़ी हो अपने आप बनाई हुई जगह है, उसमें हम लोगों का सिवाय प्रोत्साहन देने के और कोई हाथ नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और रहेगा। हाय मंजरी और मैं एक आर्ट शो पे मिले थे। हम दोनों चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए गए थे। कोई वुमेन ऑफ सब्सटेंस वाला शो था और इंस्टेंट केमिस्ट्री थी हमारी। हम 1 मिनट में मुझे लगा हम दोस्त बन गए हैं। एक दिन मैंने मंजरी से कहा, मंजरी यू नो काश मैं डांसर होती। कहती नहीं तुम जैसी हो ठीक हो। मैंने कहा नहीं मुझे अभिनय सिखाओ। तो मैं एक्चुअली मंजरी के पास जाके अभिनय के क्लासेस ले चुकी हूँ ताकि मुझे एक्टिंग में वो मदद करे। मंजरी, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू नो यू हैव माई लव ऑलवेज। क्या कहना चाहेंगी? दोनों ने बहुत खूबसूरत बात कही। मेरी माँ का कहना बिल्कुल सही है, मेरे वालिद ने कभी नहीं रोका। और एक बार उन्होंने मेरी माँ को ये भी कहा कि ये जिस रास्ते पर चल रही है ना मैंने इसको दिया ना तुमने, जिसने दिया
हम इसे रोक नहीं सकते। और निशा का कहना बहुत अच्छी है, हम लोगों की दोस्ती हुई ग्रेजुअली और मिले इत्तेफाक से ऐसे ही थे, पर उसके बाद कुछ एक चीज़ें जो एक क्रिएटिवली आप एक दूसरे को दोस्त होते हुए भी दे सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा एक सिलसिला जो होता है दोस्तों के बीच में। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। मंजरी, ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज सूफी कथक का एक ताबिंदा सितारा मंजरी चतुर्वेदी। मंजरी, सूफी कथक की बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर आईं और आपने लोगों के सामने से प्रस्तुत किया, तो यकीनन विरोध के स्वर भी उठे होंगे, क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा। वो दौर कैसा था और उस दौर के कंपैरेटिवली आज का दौर आपको कैसा महसूस होता है? शुरू में जब मैंने सूफ़ी कथक पहली बार जब कहना चाहिए फॉर्मली लॉन्च किया 1998 में लखनऊ में, एक लखनऊ महोत्सव होता है, उसमें लॉन्च किया। मैंने 2 कवाली करी, उसके बाद मैंने छाप तिलक पर ख़त्म कर रहे थे अपना प्रोग्राम। तब तक ऑडियंस में से एक जनाब उठे, उन्होंने कहा बिना रंग करे कैसे ख़त्म कर रही हैं? उनका वो उठकर कहना और मेरा रंग करना, कुछ मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि कहीं से जो एक इजाज़त मिलनी थी वो मिल गई। वो जनाब की बात नहीं कह रही हूँ मैं कि वो जनाब ने कहा, पर कहीं से जो एक इजाज़त थी कुछ करने की, वो मिली। और उसके बाद मीडिया ने बहुत लिखा कि ऐसा कभी नहीं देखा, कवाली पर नृत्य हुआ, ऐसा मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी, एक नया कॉन्सेप्ट था। वहीं कहीं जो एक क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो गलती निकालना चाहते थे पर निकाल नहीं पाते थे, क्योंकि अगर वो कहें कि ताल लय ग्रामर में कहीं कम है तो कहीं कमी नहीं थी, क्योंकि उसमें ग्रामर भी पूरी थी, क्लासिकल डांस की ताल लय म्यूज़िक पोइट्री सब था। अब आप क्या चीज़ निकालेंगे? तो उन्हें शुरू में लगा कि ये शायद एक वन ऑफ है। पर अमूमन आपके कलर और ड्रेस को लेकर भी सवाल उठते? जी ज़रूर, उस पर भी हुए। मेरे काले कपड़े पहनने पर सवाल उठे। देखिए, जब मुझसे कोई जना ये पूछे, मेरी कोई भी चीज़ बिना सोच समझ के नहीं है, क्योंकि जब काला आता है तो आप उस वक्त वो ना एक मर्ज हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो आप एक अलग नृत्य का एहसास देखते हैं जिसमें कि उस फॉर्म की खूबसूरती आपको नहीं चाहिए, आपको बस एक कुछ दिखता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दिख रही है। तो ब्लैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। आपका एक प्रोजेक्ट है जिसकी अक्सर बात होती है, 22 ख्वाजा प्रोजेक्ट। जी, उस बारे में बताइए, और ये प्रोजेक्ट कैसे कंसीव किया और इसमें अब तक आप क्या कुछ कर चुकी हैं? देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली को कहा जाता था 22 ख्वाजाओं की नगरी। आपको वाकया बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम करा चिराग दहली साहब पर। तो आज दिल्ली में चिराग दहली फ्लाईओवर है, तो हर जो साउथ दिल्ली में जितने लोग रहते हैं वो ज़रूर कहेंगे चिराग दिल्ली से लेफ़्ट हो जाना कि राइट हो जाना जब रास्ता समझाएंगे। पर कोई ये नहीं समझा कभी कि चिराग दहली क्या है। तो जब हमने वो कार्यक्रम करा, उसमें हम कवाली, डांस, म्यूज़िक सब होता है, लोग इन्जॉय करते हैं, और उसके बीच बीच में हम उस सूफ़ी संत की लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें, उनकी कही हुई कोई चीज़ें लोगों तक बताते हैं। तो हमारा कोशिश है कि हम उस दौरान उस सूफ़ी संत की बातें बताएं, और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल भेजी। तो मुझे लगा कि देखिए, हमारा मकसद कहीं तो कामयाब हुआ कि लोगों ने ये तो समझा कि एक सूफ़ी संत थे। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। मंजरी,
मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, बचपन से हम दोनों जुड़वा की तरह जीते आए हैं। साय की तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं हमेशा। बहुत सी चीज़ें हमने साथ शुरू करी, जिनमें से नृत्य भी एक ऐसी चीज़ थी। मुझे आज भी याद है कि जब वो नृत्य करती थी, उसके क्लासेस होते थे, घंटों रियाज़ करती थी, पैर में छाले पड़ जाते थे, पस पड़ जाता था, लेकिन वो करती रहती थी, दिन हो चाहे रात हो। नृत्य और उसकी नई नई दिशाएं और नए मुकाम के बारे में सोचती रहती है। कहाँ से आता है ये डेडिकेशन मुझे नहीं पता, लेकिन हर वक्त उस जुनून में रहती है। हेलो मंजरी, हाउ आर यू? कथक और सूफी कथक, ये कथक फाउंडेशन के द्वारा जो आप कर रही हैं वो बहुत अच्छा है। कव्वाली में भी अवेयरनेस आए, क्योंकि आप सूफी कथक में आप कव्वाली भी इस्तेमाल करती हैं, कव्वाली के ऊपर भी आपका एलाबोरेशन रहता है डांस में। तो आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर द सूफी फाउंडेशन। पहली बार मैं मंजरी जी से मुलाकात किया था लखनऊ में, मैं जब वहाँ पे प्रोग्राम देने गया था। एज अ आर्टिस्ट, एज अ कलाकार होते हुए एक नया चीज़ जो आपने हमारी परंपरा को दिए हैं, सूफ़ी कथक, इसको बहुत ही एक मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। और आप जैसे अपने करियर को और सब पूरे लाइफ को आप जो लीड कर रहे हो, यू आर अ रोल मॉडल टू मैनी एस्पायरिंग स्पेशली वुमेन डांसर्स। कभी ऐसे मौका मिले तो स्टेज पे भी हम साथ में हो। मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहे। कैसे लगता है मंजरी, सुकून मिलता होगा दिल को कि इतने सालों की मेहनत के बाद अब वो मकाम आ पाया? बहुत सुकून मिलता है एक तरह से। बहुत अच्छा लगा आज, जैसे वासिफ भाई ने कहा, शुभेन जी ने कहा। देखिए, एक होता है ऑडियंस एक्सेप्टेंस, एक होता है कलाकार की एक्सेप्टेंस करे और उस नए काम को सराहे। वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मंजरी, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में आपके कुछ ख्वाब हैं, कुछ अज़्म हैं जो आप चाहती हैं कि वो पूरे हों, और साथ ही साथ नई पीढ़ी के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो? जैसा कि वासिफ भाई ने मेंशन किया था कि हमारा एक सूफ़ी कथक फाउंडेशन है, जिसके ज़रिए हम लोगों ने इस साल पहला सेमिनार किया था कव्वाली पर। वो भी मेरा एक ख्वाब था, क्योंकि जब मैंने कव्वाली पर काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझ पर सवाल ये किया कि कव्वाली तो एक फोक म्यूज़िक फॉर्म है, आप एक क्लासिकल डांसर हैं, तो आप कव्वाली को कैसे इसके साथ यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे जहन में बहुत ये था कि कव्वाली जो मेरे जैसे कॉन्वेंट एजुकेटेड जने को जो एक एक्सटैटिक स्टेट में ले आती है, वो फॉर्म महज एक लो ग्रेड फोक फॉर्म कैसे हो सकती है। तो एक कोशिश है जो मुझे, जैसा कि आप कहती हैं कि एक ड्रीम्स आप देखते हैं, सूफ़ी कथक एक ड्रीम थी। मुझे नहीं पता था फुलफ़िल होगी नहीं होगी, मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता था, पर एक कंटिन्यूस वर्क करते रहे उसके लिए। आज वर्ल्ड ओवर सूफ़ीज़म पर अगर क्लासिकल डांसर्स हैं तो वो दो हैं, एक वर्लिंग दरवेश और एक सूफ़ी कथक। तो एक पहचान मिल गई सूफ़ी कथक को। साथ साथ में अब मुझे लगता है कि जो और ऐसी फॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। आज मेरे साथ करीब 85 सूफ़ी म्यूज़िशंस जुड़े हुए हैं। हर एक अपने आप में बहुत कैलिबर का म्यूज़िशन है। ज़रूरी नहीं कि वो अंग्रेज़ी में अच्छे से बात कर पाते हैं कि नहीं, पर उनकी म्यूज़िक बोलती है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस फाउंडेशन के ज़रिए हम उनको वो प्लेटफॉर्म्स देते रहें, जिससे कि उनकी बात लोगों तक पहुँचे। जिन चीज़ों में उनकी कमी है वो हम पूरी करके उनको पहुँचा दें। तो वो एक ड्रीम है कि उन कलाकारों को भी इस तरह का स्टेज मिलता रहे। और जाहिर है कि सूफ़ी कथक को देखिए, मैं पिछले 15 सालों में यहाँ तक लेकर आई, पर अब और लोगों को उसे आगे ले जाना है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे हैं, मेरा अब ड्रीम्स उनके लिए भी हैं कि अब वो स्टेज पर आएँ, वो इसमें और चीज़ें लें। मैं मौलाना रूम की पोइट्री, बाबा बुल्ले शाह की, कबीर की, हज़रत अमीर खुसरो की, शाहनिया साहब की,
बेदम शाह वारसी की, इतने लोगों की पोइट्री पर काम किया, पर अभी बहुत बाकी हैं। सचल सरमस्त बाकी हैं, हमारे बाबा फरीद बाकी हैं, कितनी बाकी हैं। तो एक लाइफ स्पैन में एक लिमिट तक मैं कर पा रही हूँ, पर उसको आगे लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी है। तो चलते चलते मंजरी आपसे एक गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपको बेहद पसंद रहा हो। पाकीज़ा फिल्म का है। गाएंगी थोड़ा सा? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। मंजरी, आज आप शख्सियत में आई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर आपसे गुफ्तगू करके। बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।